आखिर क्यों नेपाल इतने चर्चे में है? क्यों नेपाल की जनता प्रोटेस्ट पर उतर आई है और आखिर क्यों नेपाल की सरकार को रातों रात जान बचाने के लिए अपने ही देश से भागना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम करेंगे नेपाल की सड़कों पर चल रही उस क्रांति की बात जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया है। सोचिए, जिस जनरेशन को लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो फोन में लगी रहती है, ये जनरेशन तो सोशल मीडिया पर ही लगी रहती है, आज उसी जनरेशन जी ने पूरे नेपाल की राजनीति की तस्वीर बदल डाली है। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर हजारों की तादाद में युवा निकल आए थे। स्कूल यूनिफॉर्म में, कॉलेज यूनिफॉर्म में, और हाथों में था सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कार्ड। उनका मकसद था पार्लियामेंट तक एक पीसफुल मार्च करना। प्रोटेस्टर काठमांडू में माइती घर मंडाला से पार्लियामेंट तक के सफर का उन लोगों ने तय किया था कि यहाँ तक हम जो है पीसफुल मार्च चलाएंगे। ये यात्रा बिल्कुल शांति की तरीके से चल रही थी, लेकिन सरकार ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि प्रोटेस्टर को रोका जाए। पुलिस ने वाटर कैनन्स, टीयर गैस और रबर बुलेट, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया एक प्रोटेस्टर को, अपने ही देश के लोगों को रोकने के लिए। और फिर जो सबसे शॉकिंग बात आती है, और सबसे शॉकिंग तो तब हुआ जब नेपाल की पुलिस ने ओपन फायरिंग करना शुरू कर दिया एकदम से वो सारे प्रोटेस्टर के ऊपर। ये कहाँ का इंसाफ है? कम से कम 19 प्रोटेस्टर अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। 400 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। माहौल तो तब आग में तब्दील हो गया जब 12 साल के बच्चे को पुलिस वाले ने गोली मार दी थी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जनता का गुस्सा तो तब बढ़ जाता है। यहीं से नेपाल की आग और भी ज्यादा भड़क जाती है। पार्लियामेंट तक भीड़ पहुंच जाती है। मिनिस्टर्स के जो लोग हैं उनको जूते से मारा जाता है और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को भी रेजिग्नेशन देना पड़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से हो रहा है? नहीं दोस्तों, असल में जो वजह है वो सिर्फ इतनी छोटी सी वजह नहीं है। ये तो जो चिंगारी है वो बहुत पुरानी चिंगारी है जो कि अब आग में और भयंकर आग में तब्दील होती जा रही है। असल वजह है राजनीति, इकोनॉमी की प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहां का जो यूथ है वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार, करप्शन, नेपाल में बड़े नेता जैसे कि केपी शर्मा ओली जो कि पीएम है, पुष्पा कमल दहाल जो कि एक लीडर माने जाते हैं, और शहर बहादुर दुबे जो नेपाल कांग्रेस के नेता हैं, इन पर तरह तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उनके ही सिटीजन्स ने। और इसके साथ एक दूसरा टॉपिक भी काफी चर्चे में, काफी वायरल हो रहा है, नेपोटिज्म। नेपाल की जनता को लगता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ नाम की रह गई है। अब असल में ये नेताओं की रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स है। इतना ही नहीं, जब लाखों नेपाली यूथ बेरोजगारी से तंग आकर गल्फ कंट्रीज जा रहे थे, यहाँ तक कि ये नौबत आ गई थी नेपालीज की कमाने की, इतनी नौबत आ गई थी कि वो लोग रशिया और यूक्रेन के वॉर में लड़ने के लिए भी पहुंच गए थे, जहां पर उनको सिर्फ नेपालीज रुपीज के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए मिलते थे। उसी वक्त मिनिस्ट्रीज के जो बेटे बेटियां हैं वो लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स और गुची बैग्स का फ्लॉन्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग वायरल होता है, हैशटैग नेपोकिड्स ट्रेंड हुआ है। आम जनता के बच्चे जो हैं वो यूक्रेन और रशिया के वॉर से कफन में आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो नेता के बच्चे हैं वो फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स लगा रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। और नेताओं के बच्चे इंपोर्टेंट कार में भी घूम रहे हैं। वहीं अगर अपने देश के बच्चों को देख लेते तो आज वो भी तरक्की कर रहे होते। वहीं आम जनता जो है वो बेरोजगारी से गुजर रही है। इसी मुद्दे को सोशल मीडिया पर आम जनता ने चलाना शुरू किया कि हमारे पॉलिटिशियन के रिश्तेदार, बच्चे, बेटियां इतनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो भी बाहर की कंट्री में, और हम जो कि बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही है। ये चीज क्रिटिसाइज करनी शुरू करी गई।
युवाओं के लिए नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है नेपाल में। 20% से ज्यादा युवा जो हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं। कई युवा नौकरी खोजने के सिलसिले में विदेश चले जाते हैं, यहां तक कि जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की लड़ाई के लिए भी वो लोग तैयार हो गए थे। अब लाइट डालते हैं सोशल मीडिया के मुद्दे पर। सरकार का कहना था कि ये जो बैन किया जा रहा है ये देश की सुरक्षा के लिए बैन किया जा रहा है, ताकि जो फेक न्यूज है और जो नफरत फैला रहे हैं कंटेंट बनाकर वो बंद हो जाए। पर हकीकत ये थी कि सरकार अपनी छुपी हुई इरेगुलरिटीज को बाहर नहीं आना देना चाह रही थी। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सरकार ने नेपाल में बैन कर दिया था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नियम जो है इन सारे प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स ने नहीं मानी थी। लेकिन एक ऐप था जो कि बैन नहीं था, उसका नाम टिकटॉक है। बस फिर क्या था, जनता का गुस्सा सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच गया। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और नेपाल की राजनीति को देखें तो नेपाल में 2008 में राजा की सत्ता खत्म हुई, यानी जो मोनार्की सिस्टम था वो 2008 में खत्म हुआ है और रिपब्लिक गठन बना था। पिछले 17 सालों से लगातार सरकारें बदल रही हैं, पर देश के जो हालात है और आम जनता की जो हालात है वो अभी भी नहीं बदली है। उन नेताओं पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और अब जनता का भरोसा जो है वो पूरी तरीके से उठ चुका है। क्या फ्यूचर में नेपाल बेहतर हो पाएगा? कुछ लोग चाहते हैं कि नेपाल में फिर से मोनार्की सिस्टम जो है वो वापस आ जाए, लेकिन डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर हम देखें तो लोकतंत्र को मजबूत करके ही नेपाल की जो हालत है वो सही करी जा सकती है, जैसा कि सिंगापुर में भी किया गया था। सिंगापुर में भी गरीबी को इसी तरीके से निकाला गया था। आप इस पूरे चर्चा में, इस पूरे नेपाल के मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।